नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछला जो एक सप्ताह या जो 10 दिन रहे, जैसे मैंने बताया कि पूरे असमंजस से भरे रहे हैं और अभी भी कुछ हद तक असमंजस जो है वो व्याप्त है। कन्फ्यूज़न अभी भी है कि जो नए नियम है एकेडमिक रिकॉर्ड वाले यूजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 वो लागू होंगे या पहले जैसे भर्ती हुई थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वैसे होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी भी परिस्थितियां जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच में संस्कृत शिक्षा विभाग, जैसे आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट होती है, वैकेंसीज आती है, वो अभी लेटेस्ट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनकी ओर से भी है, माध्यमिक शिक्षा सेकेंड एजुकेशन की ओर से, और जो सेकंड अपना संस्कृत एजुकेशन है। हालांकि एग्ज़ाम्स वगैरह सारे उसी के लगभग एक जैसे होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बट हाँ अलग अलग विभाग है। संस्कृत शिक्षा का अलग है, तकनीकी शिक्षा का अलग है और सामान्य शिक्षा का अलग है, जिसे माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। तो वैसे ही सेकंड ग्रेड में भी है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन जो दिव्यांगजनों को पढ़ाते हैं उनकी अलग वैकेंसीज होती हैं। ठीक वैसे ही कॉलेज लेवल पर देखें तो केवल सामान्य एजुकेशन नहीं होती, टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती आती है। और साथ ही साथ अब जल्द ही संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है भर्ती आने वाली है कॉलेज लेक्चरर में। हालांकि पद इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जो अपर प्राइमरी है, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं, उसमें भी पद बहुत कम होते हैं। तो कॉलेजेस तो और ही कम है संस्कृत जो शिक्षा है उसके। लेकिन हाँ, अब जल्द ही वो भर्ती भी आने वाली है और पॉसिबली उसमें वो यूजीसी के रेगुलेशंस वगैरह जो है लागू होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्या कुछ रीज़न है वो समझेंगे इसमें। सबसे पहली बात तो कि आपको पता है तकनीकी शिक्षा की जो भर्ती आती है वो भी साथ में आती है। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन की, वो तैयारी जारी रखें। तो जैसे ही ये सामान्य शिक्षा की कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, वैसे टेक्निकल एजुकेशन में भी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी। उसमें अभी भी कॉलेज लेक्चरर ही कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहते। अब देखिए 33 संस्कृत कॉलेज है और बाकी तो अपने हायर एजुकेशन में 422 कॉलेज है। अब ऐसे देखें तो 10% से भी कम है, यानी कि अगर 1000 पदों पे भर्ती आती है नॉर्मल अपने कॉलेज लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 100 या उससे भी कम पदों पे जो है भर्ती आने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन हाँ एक भर्ती जरूर आने वाली। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहली बात कि संस्कृत और लॉ कॉलेजों को नहीं मिलता यूजीसी की योजनाओं का बजट। तो पॉसिबली एक रीज़न हो सकता है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है जुलाई 2018 वाला, वो संस्कृत जो कॉलेजेस हैं, संस्कृत एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, उस पर लागू नहीं हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो एकेडमिक की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रदेश में संचालित करीब 33 संस्कृत कॉलेज जो है वो वर्षों तक स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रहे। 2015-16 से इन्हें उस शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है। इनके सेवा नियम भी अब बनाए गए हैं। कई जगह प्राचार्य पद अस्थायी हैं, तो कई जगह जो प्रिंसिपल है वो भी अस्थायी है। हालांकि अब इनके सेवा नियम बन चुके हैं, तो जल्द ही ये भर्ती भी आ सकती है। नए नियम लागू होने के बाद ही संस्कृत कॉलेजों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से डीपीसी और सहायक आचार्यों की भर्ती जो है वो हो सकेगी। तो अब जल्द ही जो है भर्ती हो सकती है आरपीएससी के द्वारा। और उस शिक्षा विभाग का आपको पता ही है जगह जगह पोस्टें अभी भी खाली हैं। अब देखिए, अब एक मोटा मोटी तौर पर हम बात करें तो 10%, जैसे 422 है उसका 33 देखें तो 8-9% लगभग होता है। तो अगर 1000 पदों पे आती है कॉलेज लेक्चरर की भर्ती, तो 100 या 80 पदों पे इसकी भी आ सकती है। और जैसे अभी हमने देखा कि यूजीसी की योजनाओं का बजट नहीं मिलता संस्कृत कॉलेज को, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके रेगुलेशन शायद लागू नहीं किए जाएँ, विशेषकर नए वाले। अब देखिए एक और फैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको, तो इसमें बच्चे ये पूछते हैं कि क्या आपके जो है संस्कृत विषय जो है वो होना ज़रूरी है, या आप संस्कृत कॉलेज से पढ़े हो ऐसा होना ज़रूरी है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो यही है कि आपकी वो योग्यता होनी चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए और नेट होना चाहिए। पीजी को हिंदी में स्नातकोत्तर बोलते हैं। और जो अलग अलग पद हैं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक है, जो लेक्चरर है, उनके भी वहाँ अलग अलग नाम होते हैं। एक उदाहरण से अगर समझाने जाऊं तो जो शास्त्री कहते हैं, तो उसका मतलब है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस जो कहते हैं, मतलब कि बीए एक तरीके से जो ग्रेजुएशन है उसको बोलते हैं शास्त्री, और आचार्य बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को। और एक दूसरे में आपको शब्दों में बताऊं तो कई बार आप लिखा हुआ देखते हो शिक्षा शास्त्री, तो शिक्षा शास्त्री का मतलब ये है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। तो यही है। तो जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत में अलग अलग थोड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और इसमें जो है सहायक आचार्य जो हम कहते हैं, तो ये आचार्य जो शब्द है ओरिजिनली संस्कृत का ही है। तो ये कुछ एक इसमें बदलाव हो सकते हैं, बाकी इसकी भी जल्दी भर्ती आ सकती है। पद बिल्कुल कम होंगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि यूजीसी रेगुलेशन नए वाला लागू इसमें नहीं किया जाए। अब इसके अलावा देखिए अपडेट्स की अगर हम बात करें तो कॉलेजेस में
जो है अब नई शिक्षा नीति को केवल टीचर्स पे लागू नहीं किया जा रहा, स्टूडेंट्स पर भी लागू किया जा रहा है। टीचर्स में तो ये जैसे आपको अपडेट अब मिल ही गई है, 8-10 दिन हो गए तो सबको पता ही है कि जो है कॉलेज एजुकेशन में जो नई शिक्षकों की जो भर्ती होगी, सहायक आचार्यों के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो जो है एनईपी के अंतर्गत होगी, मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसके अंतर्गत एकेडमिक जोड़ा जाना जो है एक तरीके से तय किया गया। हालांकि आरपीएससी अभी भी उस पर विचार कर रही है, उन्होंने उस चीज़ को अभी स्वीकार नहीं किया है। तो जिस प्रकार शिक्षकों पे नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, स्टूडेंट्स पर भी होगी, जिसमें नए सत्र से कॉलेजों में सेमेस्टर स्कीम लागू होगी जैसे यूनिवर्सिटी में होती है, और हर 6 महीने में एक सर्टिफिकेट मिला करेगा। कोर्स का टाइमिंग वही रहेगी, लेकिन लाभ ये है कि वो सर्टिफिकेट के अंतर्गत अगर कोई छोड़ देता है, जैसे 6 महीने किया किसी ने छोड़ दिया, तो वापस उसको पूरा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो 6 महीने आगे उसके ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएंगे। ये जब नई शिक्षा नीति है तो उसमें ये कहा भी गया था कि कोई विद्यार्थी बीच में शिक्षा छोड़ता है, विशेषकर हायर एजुकेशन, तो वापस आने पर उसको पूरी डिग्री दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ छोड़ा वहाँ से वो शुरू कर सकता है। तो ये भी एक अपडेट है कि जो है बच्चों पर भी नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। और इसी के साथ आज एक रिजल्ट भी आया है EAFM का। EAFM मीन्स तो आप जानते ही हो, अपने कॉमर्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट ABST और बिजनेस एड के बाद EAFM की अगर बात की जाए तो देखिए EAFM की जो फुल फॉर्म वो तो आपको खैर पता है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध जिसको कहते हैं, क्योंकि कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही है, बाकी थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं ABST EAFM वगैरह क्या है, तो यही है। और कॉमर्स का ABST और बिजनेस एड के बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो फिर कॉमर्स के तो अब लगभग सारे ही हो चुके हैं क्लियर। अब बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में अपने देखें तो संस्कृत और उर्दू, क्योंकि भाषा विषय हैं तो आर्ट्स के ही हुए। और साइंस की बात करें तो साइंस या आर्ट्स दोनों में से किसी की भी कर लो, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें भी साइंस में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है। और फिर जूलॉजी जो है इसका रिजल्ट बाकी रह गया। तो अब बहुत ही कम विषय ऐसे हैं जिनके परिणाम आना जो है अभी शेष है। जैसे मैंने कहा कि EAFM बाकी था, इसके अलावा जूलॉजी, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, तो लगभग 4-5 विषय हैं, अब ज़्यादा नहीं है। थोड़ा डीप कल देख भी लेंगे, तब तक एक और विषय भी, एक और विषय का भी रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। और बाकी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप बिल्कुल तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आरपीएससी नए वाले रूल्स माने ही माने, क्या पता वो कह दें कि इस भर्ती को तो नॉर्मल जो रूल्स हैं 2020 वाले उसी के अंतर्गत करेंगे, और आगे जो होंगे वो नए रेगुलेशंस के अंतर्गत करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल भी माइंड सेट आपको बिल्कुल स्थिर रखना है और डिस्टर्ब नहीं होना है, और सीधा तैयारी पे ध्यान देते हुए आपको अपना जो है फाइनल सिलेक्शन जो है प्राप्त करना है। और आज EAFM से जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आशा और उम्मीद रहेगी कि आप फाइनल सिलेक्शन भी प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।